सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर पवन सीरीज पूरा सॉल्व करा रहा हूं। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने पूरे सॉल्व करा दिए हैं और साथ ही अब मैंने स्टार्ट किया है अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, जिसमें एक पार्ट में मैंने 30 प्रश्न आपके करा दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग इस पार्ट में प्रश्न संख्या 31 से लेकर के देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस पे यहाँ ध्यान दीजिएगा। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो इसको देख लीजिए, उसके बाद उन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। और अगर आपके पास समय है अभी परीक्षा से पहले तो आप चैप्टर वाइज सभी क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। चैप्टर वाइज आप पूरे गणित विषय को मैंने पढ़ा दिया है, सभी चीजें चैनल पे अवेलेबल हैं, किसी भी समय आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, आपको पता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, चक्रीय बिंदु को समझाइए। तो जो भी बिंदु एक वृत्त पे स्थित होते हैं, जैसे ये 3 बिंदु ए बी सी अगर स्थित हैं एक ही वृत्त पे, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय बिंदु कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, संख्याओं 1 0 5 0 7 0 8 9 में बहुलक बताइए। तो बहुलक होता है जो सबसे अधिक बार किसी आंकड़े में आया हो, वह संख्या जो किसी आंकड़े में सबसे अधिक बार आई हो। तो यहाँ पे शून्य की आवृत्ति, शून्य की बारंबारता सबसे अधिक है, शून्य 3 बार आया है। बाकी संख्याएं आप देखेंगे तो एक एक बार आई हैं। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं, शून्य जो है वह बहुलक है इस आंकड़े का। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35, करणी में 125 गुणे 343 का मान ज्ञात कीजिए। 2016 का प्रश्न है और यहाँ पे एक मिस्टेक भी है, इन्होंने करणी में 125 ये वर्गमूल यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे है घनमूल। ठीक है, ये जो प्रश्न पूछा गया था क्यूब रूट ऑफ 125 गुणे 343, ये प्रश्न है क्योंकि इसी का क्यूब रूट ही निकलेगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्यूब रूट निकालेंगे तो इस तरीके से इसको अलग अलग लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ घनमूल ऑफ 125 और गुणे घनमूल 343 का। अब इसको घनमूल 125 का निकालेंगे, इसको 5 का क्यूब लिख सकते हैं तो हो जाएगा 5 और 343 7 का क्यूब हो जाएगा, तो करणी हट जाएगा घनमूल का। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 5 गुणे 7 और मान कितना आ जाएगा 35। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेमी, ऊंचाई 14 सेमी, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसके आधार की जो त्रिज्या है वह 5 सेंटीमीटर है। इस तरह से लंबवृत्तीय बेलन है जिसके आधार की जो त्रिज्या है वह 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच, यही होता है। अब 2 पाई r कर लीजिए, 2 पाई r इंटू एच, ये होता है लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला। और यहाँ पे संपूर्ण वक्र पृष्ठ नहीं पूछ रहा है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ अगर पूछता तो इसी में जुड़ जाता 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ अगर पूछ रहा है तो अलग फॉर्मूला लगेगा दोनों वृत्तों का, जो आधार का वृत्त है और जो ऊपर का वृत्त है, दोनों का भी एरिया जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल वक्र पृष्ठ पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगेगा 2 पाई r इंटू एच। अब सभी वैल्यूज रख दीजिए, 2 और पाई की वैल्यू 22/7 और देखिए त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। तो 7 से 14 काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, 5 का गुणा 2 में होगा 10 हो जाएगा, और इधर 2 का गुणा 22 में होगा 44 हो जाएगा, और ये 10, तो ये कितना आ जाएगा 440, और सब सेंटीमीटर में दिया गया है
और ये क्षेत्रफल निकलता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, 9/49 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और इन सभी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3/7 ए स्क्वायर माइनस, और इसको देखिए 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है 4 को, और यहाँ पे b का स्क्वायर तो पहले से है तो ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसे हम लोग लिखते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं a माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए a की जगह क्या है 3/7a और b की जगह क्या है 2b। तो पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3/7a प्लस 2b, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा 3/7a माइनस 2b, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 होता है दोनों विकर्णों के गुणनफल के बराबर के, यानी कि 1/2 अगर पहला विकर्ण का लंबाई d1 है तो d1 इंटू दूसरे विकर्ण की लंबाई d2, ठीक है। तो यही होता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 39 है, यदि वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त का परिधि होता है आपको पता है 2πr, और इसी को लिखते हैं हम लोग 2r पाई भी लिख सकते हैं, और 2r क्या है व्यास होता है, तो इसके जगह आ जाएगा 14 और इंटू पाई। पाई कितना 22/7, 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 2 का गुणा 22 में, तो कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40 है, एक 17 सेंटीमीटर लंबे 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बनने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, इस प्रश्न को आपको अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया गया है वह गलत दिया गया है, और हर जगह आपको अलग अलग सॉल्यूशन मिलेगा। सही सॉल्यूशन क्या है, इस प्रश्न की भाषा क्या है, प्रश्न कहना क्या चाहता है, इसको आप समझिएगा। अब देखिए इसको अलग से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए प्रश्न में जो कहा जा रहा है वह कहा जा रहा है कि एक 17 सेंटीमीटर लंबे, देखिए 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत की बात की जा रही है, ठीक है। बोला कि एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पे। अब चौड़ाई के परितः घुमाने पे इसका मतलब क्या है, चौड़ाई के परितः घुमाने पे मतलब इस चौड़ाई को आप इधर वाली साइड को फिक्स कर दीजिए और फिर इस तरीके से आप घुमाइए। इस तरीके से आप घुमाएंगे जब, तो ये घूम के इसी तरीके से फिर आएगा, ठीक है। इसको और अच्छे से ड्रॉ करेंगे आप तो आपको बेलन बनता हुआ दिखेगा। इस तरीके से इस सिरे को घुमाना है और उस सिरे को क्या करना है, फिक्स रखना है, ठीक है। तो आप जो आपका कॉपी होती है लंबी वाली उसको ले लीजिए और उसको एक चौड़ाई को पकड़ लीजिए, एक चौड़ाई को पकड़ लीजिए और दूसरे चौड़ाई को घुमाइए। चौड़ाई के परितः घुमाना है, एक चौड़ाई को फिक्स रख लीजिए। अपने हाथ में कॉपी का एक सिरा पकड़िए, इस सिरे को पकड़िए और इस सिरे को घुमाइए। देखिए कौन सा आकार यह लेता है। आप देखेंगे कि इस तरीके से यह एक बेलन के आकार में बनेगा, ठीक है। इस तरीके से यह एक बेलन का आकार लेगा, ठीक है, एक बेलन का आकार लेगा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। और ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा। अगर हम लोग इसको अलग से ड्रॉ कर लें, ठीक है, बेलन जो है वह इस तरीके का बन के आएगा। और बेलन का देखिए ये जो होगा ये आर त्रिज्या 17 सेंटीमीटर होगा और ये जो ऊंचाई होगी यह 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या और ऊंचाई आप समझ पा रहे होंगे कैसे हो रहा है। तो ये जो
17 सेंटीमीटर लंबाई है, यह त्रिज्या बन जा रहा है, और ये जो चौड़ाई है यह ऊंचाई बन जा रही है। ठीक है, तो जैसे हम लोग परिक्रमा में क्या करते हैं, हम लोग मंदिर के परितः घूमते हैं, तो मंदिर के परितः घूमते हैं मतलब मंदिर वही है, तो चौड़ाई के परितः मतलब चौड़ाई वही रहेगी, चौड़ाई स्थिर हो जाएगी, और बाकी फिर उसको हम लोग आयत को घुमा देंगे। तो इस तरीके से हमारा त्रिज्या कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। तो यहां से अब आपसे पूछ क्या रहा है, बने बेलन का आयतन बताइए। तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब वैल्यूज रख दीजिए, 22/7 गुणे आर है 17, तो 17 गुणे 17 हो जाएगा, और गुणे एच कितना है 7। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, और 22 गुणे 17 गुणे 17 यानी कि 17 का स्क्वायर। अब 17 का वर्ग कितना होता है, 17 17 289 होता है, 289। अब 289 में गुणा करेंगे 22 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 5, 3 और 6, 6358। और यह वॉल्यूम है, तो घन सेमी लिखिएगा या सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिएगा, तो इतना आएगा यह वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से यह बिल्कुल सही सोल्यूशन है। और कोई सोल्यूशन अगर यहाँ पे देखिए, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने त्रिज्या को 7 ले लिया है। ठीक है, तो वो लंबाई के परितः अगर घुमाएंगे तब त्रिज्या 7 आएगा। ठीक है, अगर लंबाई के परितः घुमाएंगे तब त्रिज्या 7 आएगा। ये सोल्यूशन जो है यहाँ पे यह गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 41 है। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप मान लेंगे कि एक पंक्ति में x पेड़ है, तो उस बाग में एक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे, वो भी x होंगे। ठीक है, और यह संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, x का गुणा x में हो जाएगा। ठीक है, और यह बराबर आ जाएगा 2304 के। अब x स्क्वायर बराबर 2304 हो जाएगा, तो 2304 का हमको क्या करना है, वर्गमूल लेना है। 2304 का वर्गमूल आप लोगे तो इस तरीके से भाग विधि से जोड़ा बनाओगे, दाहिने तरफ से 2 संख्या ये 2 संख्या ये। अब 23 का देखोगे, कोई ऐसी संख्या जिसमें उसी का गुणा करने पे मतलब उसका वर्ग 23 के बराबर या 23 से छोटा होता है, तो कौन सी संख्या है, वह मिलेगी आपको 4। तो जब देखिए 4 बार जाएगा और 4 में 4 का गुणा होगा, तो यहाँ आ जाएगा 16, और 16 में से 16 घट जाएगा 23 में से, तो यहाँ कितना बच जाएगा 7। अब देखिए यहाँ 4 और 4 जुड़ जाएंगे, आ जाएगा 8। 8 के बगल एक ऐसी संख्या हमको लिखनी है इकाई के स्थान पे, जो लिखने के बाद यहाँ पे 0 4 उतार लेंगे, 704 के बराबर या उससे छोटी हो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 8, और 88 में 8 का गुणा होगा, ये जाएगा 704 बार चला जाएगा, और यहाँ ऊपर 8 लिखा जाएगा। ठीक है, 8 का गुणा हो जाएगा, और ये पूरा इस तरीके से जो वर्गमूल मिल जाएगा वह 48 मिल जाएगा। ठीक है, भाग विधि से आप समझ गए कैसे क्या करना होता है। पहले जोड़ा बना लेंगे, और उसके बाद फिर पहले शुरू से जैसे भाग देते हैं वैसे भाग देना शुरू करेंगे, और जो संख्या होगा पहला जोड़ा, उसमें हम लोग देखेंगे कि हम ऐसी संख्या से भाग करें जिसका वर्ग जो होता हो वह इस संख्या से छोटा या इसके बराबर होता हो। तो इसीलिए अब 5 का वर्ग 25 हो जाता है, इसीलिए हमने 4 को चुना। तो 16, 4 का वर्ग 16 होता है, तो 4 में 4 से हम भाग देंगे, 4 बार जाएगा, और 4 से इसमें 4 को जोड़ देंगे, आ जाएगा 8, और 8 के बगल हम लोग एक संख्या लिखेंगे। अगर 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा होगा, 81 हो जाएगा। अगर 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा होगा, और कितना आ जाएगा ये 164। लेकिन हमको 104 के बराबर या उससे छोटी संख्या लाना है, तो 8 लिखेंगे तो 704 ही आ जाएगा। तो एग्जैक्ट जो वर्गमूल हमको मिल जाएगा, यहाँ संख्याएं खत्म हो जाएंगी और वर्गमूल मिल जाएगा 48। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि है 42 नंबर प्रश्न। tan 45 माइनस cot 30 प्लस 2 cos 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री।
तो सभी की वैल्यूज रखना है। कॉट 45 डिग्री जो होता है वह 1 होता है, माइनस कॉट 30 डिग्री √3 होता है, प्लस 2 कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, माइनस साइन 90 की वैल्यू होता है 1। अब इसके बाद सॉल्व करिए, 1 में से 1 घट जाएगा, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3, धन यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा धन √3। तो माइनस √3 प्लस √3 0 हो जाएंगे। तो इस तरह वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है, कॉट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। अब cos 45 डिग्री का मतलब हुआ cos 45, cot 45 भी कितना होता है? tan 45 के बराबर, क्योंकि 1/1, 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो इस तरीके से cot 45 की वैल्यू 1 लिख लीजिए और फिर माइनस साइन स्क्वायर 45, यानी कि साइन 45 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस कॉस स्क्वायर 45, यानी कि 1/√2 होता है कॉस 45 की वैल्यू, उसका स्क्वायर, प्लस साइन 90 होता है 1। अब देखिए 1 और 1 जुड़ जाएगा यहाँ पे, जो कि हो जाएगा 2, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, और ये भी हो जाएगा -1/2। अब देखिए 2 में से घट जाएगा, -1/2 -1/2 -1 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 रह जाएगा। तो इस तरीके से इसका मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, sec 30 माइनस cot 45 डिग्री। प्रश्न संख्या 44 में यहाँ देखिए प्लस छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस है, यानी कि यह प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को मैं आपको लिख के बता देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी। ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए एग्जैक्ट प्रश्न पिछले पेपर को देख करके मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्ट प्रश्न क्या पूछा गया था। देखिए sec 30 डिग्री माइनस 2 cot 45 डिग्री, उसके बाद था प्लस का चिन्ह, फिर था -4, यहाँ अंश में -4/√3 साइन 30 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री। ठीक है, यही प्रश्न था। और यहाँ पे मिसप्रिंट क्या है? यहाँ पे मिसप्रिंट है प्लस का चिन्ह यहाँ पे छूटा हुआ है, प्लस का चिन्ह यहाँ पे हो जाए और बाकी -4/√3 इंटू साइन 30 डिग्री। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। देखिए sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री यानी कि cos 30 डिग्री का उल्टा, cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये कितना होगा 2/√3 माइनस 2 cot 45 डिग्री, tan 45 cot 45 1 होता है इंटू 1। अब यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे है माइनस, और प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/√3 माइनस 4/√3 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस 2 cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब इसको आगे सॉल्व करिए, 2/√3 और ये 2 का गुणा 1 में होगा, ये -2, फिर माइनस, अब 2 से 4 को काट दीजिए तो हो जाएगा -2/√3, फिर +2। अब देखिए -2 + 2 कट जाएगा और यहाँ पे -2/√3 है और यहाँ पे +2/√3 है, तो ये 0 हो जाएंगे आपस में। तो इस तरीके से वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 45 है, यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 30 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री भी 1/2 और tan 45 कितना होता है? 1 होता है। तो आधा आधा जुड़ के 1 हो जाएगा और 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी 2। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46, समीकरण 13x - 30 धन x² बराबर 0 को हल कीजिए। तो इस समीकरण का हल हमको करना है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। प्रश्न संख्या 46 में कह रहा है 13x - 30 प्लस x² बराबर 0 को हल कीजिए। तो 13, अब देखिए जो हम लोग पहले जो x² का पद होता है उसको लिखते हैं, फिर +13x है इसको लिख लेंगे, -30 बराबर 0।
और हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ से कंपेयर करें तो x² का गुणांक यहाँ कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। फिर b का गुणांक कितना है, 13 है, और c कितना है, c है -30। तो अब यहाँ पे a इंटू सी करेंगे तो 1 गुणे -30 कितना होगा, -30 होगा। अब हमको क्या करना है, इस -30 का ऐसा गुणनखंड निकालना है जिसका दो संख्याओं का गुणा करने पे -30 आए और जोड़ने पे 13 आए, ठीक है। तो ऐसी संख्या आपको मिल जाएगी। एक संख्या को आपको नेगेटिव रखना होगा, एक को पॉजिटिव रखना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो देखिए 15 और -2, 15 का गुणा 2 में करेंगे 30 हो जाएगा। अब 15 में -2 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से अब इसको जो समीकरण है इसको कितना लिखा जा सकता है, x² प्लस 13x की जगह 15x - 2x लिख देंगे और -30। बस अब इसका गुणनखंड हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हमने 13x को कितना लिख दिया, 15x - 2x। अब क्या करना हमको, पहले दो पदों में देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है और बाद के दो पदों में, या फिर जब भी जहां भी जो पद कॉमन मिलता है उसको आपको ले लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है और संख्या में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, दोनों देखना है, संख्या भी देखनी है और वेरिएबल भी देखना है। तो वेरिएबल तो यहाँ 1 है और यहाँ 15 है, तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। तो x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ पे बचा +15। अब यहाँ पे -2 कॉमन आएगा क्योंकि संख्या में आप देख पा रहे हैं एक जगह 2 है, एक जगह 30 है, 30 भी 2 से गुणा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 30 में भी 2 से भाग जाता है, इसलिए 30 को अब क्या लिख देंगे, यहाँ बचेगा -2x में से -2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x, और -30 में से -2 कॉमन होगा तो बचेगा +15 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 15 दोनों जगह है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -2, ये हो जाएगा बराबर 0 के। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो चाहे तो x - 2 बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस 15 को बराबर के उधर भेजेंगे तो 0 बटे x प्लस 15 हो जाएगा। तो 0 के बटे में कोई भी संख्या मतलब 0, तो यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 2। और इसी तरीके से x - 2 के पद को उधर भेज दें तो हमको मिल जाएगा x बराबर -15। ये दो सोल्यूशन मिल जाएंगे, x का मान -15 और 2। इस तरीके से इसको आसानी से आप हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 47 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होता है πr² की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 154, और फिर पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 गुणे r² बराबर 154। और अगर केवल r² बराबर लिखना चाहें तो 7 का गुणा उधर हो जाएगा, 154 गुणे 7 और बटे में आ जाएगा 22। अब इसी को देखिए सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब 154 को देखिए हम काट सकते हैं 11 से और 22 को भी काट सकते हैं। 11 से काटेंगे तो 1 और 4 14 बार, और इसको काटेंगे तो 2 बार। फिर 2 से 14 को काटेंगे तो 7। तो इस तरीके से r² बराबर क्या मिल गया, 7 गुणे 7, और r बराबर कितना मिल जाएगा, 7। तो इस तरीके से त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या के 4 गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब माना एक वृत्त का त्रिज्या x है तो दूसरा वृत्त जो है वह पहले वृत्त की त्रिज्या से 4 गुनी है। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या से 4 गुनी है। तो माना जो पहला वृत्त है उसका अगर x है तो दूसरा जो वृत्त होगा उसका त्रिज्या कितना होगा, 4x होगा। तो पहले वृत्त का अगर क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, πr² और त्रिज्या हो जाएगा ये πx²। और दूसरे वृत्त का निकालेंगे तो हो जाएगा πr², r² की जगह कितना लिखेंगे, 4x का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 16 πx², इतना आएगा। अब अनुपात लेंगे तो 16 πx² बटे πx², तो πx² कट जाएगा और 16 बटे 1 आ जाएगा। अनुपात कितना आ जाएगा, 16:1 का अनुपात आपको मिलेगा।
इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 49 है। 4x² प्लस 5x प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए। तो बहुत ही आसान है गुणनखंड, जैसे अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था वैसे ही आप यहाँ पे गुणनखंड कर सकते हैं। 4x² प्लस 5x प्लस 1। तो अब इसको देखिए 4x² a इंटू सी करेंगे 4 आएगा। अब 4 ऐसा करना है कि जोड़ने पे 5 आ जाए और गुणा करने पे 4 आए, तो इसको लिख सकते हैं 4x प्लस x प्लस 1। ठीक, तो इसको इतना लिख दिया। अब इसके बाद देखिए 4x पहले दो पदों में कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या ब्रैकेट में x प्लस 1, और दूसरे में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 1। अब इसको कितना लिख सकते हैं, x प्लस 1 दोनों जगह है, कॉमन ले लीजिए और यहाँ बचा है 4x और ये प्लस 1, यही इतना गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख देंगे, ये गुणनखंड हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 से 16x² माइनस 25 बराबर 0 को हल कीजिए। 16x² माइनस 25, देखिए 16x² कितना लिख सकते हैं, 4x का होल स्क्वायर, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर लिखेंगे। अब पूरा हो जाएगा ये 16x का होल स्क्वायर और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर 0। अब वही फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² का, एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा 4x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा 4x माइनस 5 और बराबर 0 के हो जाएगा। और एक बार 4x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा तो मान आ जाएगा x का माइनस 5/4, और एक बार 4x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो करके देख लेंगे आप, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करना आप यहाँ पे सीख गए, और जितने भी टेक्नोमेट्रिक वैल्यूज थी, वर्गमूल, ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पे सभी पूछे हुए प्रश्न हैं, सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 50 नंबर प्रश्न तक हमने कर लिया है। तब इसके बाद प्रश्न 61 प्रश्न हैं यहाँ पे टोटल, तो आपके 11 प्रश्न और बचते हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद है कि यहाँ तक प्रश्न संख्या 50 तक आपको पूरा समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया तो आप यस लिख के कमेंट करिए। आपको कैसी क्लास लगी जरूर लिखिए, और आप खुद से सॉल्व करा करिए सारे प्रश्न। मैं आपको बताता हूं हमेशा ही कि खुद से पहले अटेम्प्ट किया करिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए सभी अपने दोस्तों में, सभी ग्रुपों में, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसानी से सभी प्रश्नों को सही सही सटीक तरीके से हल कर पाएं और समझ पाएं सही सोल्यूशन। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर प्रेस कर दीजिए। और साथ ही सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अपने 4th सेमेस्टर की तैयारी में बेस्ट करूं, तो उसके लिए आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। वहां पे आपको सभी चीजें मिल जाएंगी, सभी विषयों की, और फिर वहां से अलग उतना आपने पढ़ लिया तो फिर आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐप को डाउनलोड करिए, 4th सेमेस्टर कोर्स में एनरोल करिए, और कहीं कोई दिक्कत आए तो नंबर दिया गया है चैनल का, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।